everyone. So let's just study यूनिट 3. So यूनिट 3 के अंदर आपको रीजनिंग एंड नॉलेज बताना है. मतलब यूनिट 3 है जो रीजनिंग एंड नॉलेज स्ट्रक्चर इन एआई, मतलब कि वो कैसे रीजन करता है एंड ऑल्सो उसके नॉलेज स्ट्रक्चर जो है एआई का क्या है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी रीजनिंग, मतलब पहले तो सबसे पहले टॉपिक 1 पढ़ रहे हैं. तो व्हाट इज़ रीजनिंग. ठीक, तो रीजनिंग मीन्स थिंकिंग लॉजिकल टू रीच अ सोल्यूशन. मतलब जो भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके लिए हम जो सोल्यूशन ढूंढेंगे या फिर कंक्लूजन पर पहुँचेंगे उस प्रॉब्लम का, उसको हम बोलते हैं रीजनिंग. ठीक है, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी रीजनिंग, मतलब कि इट इज़ रीजनिंग व्हेन आउटकम्स आर अनसर्टेन एंड वी कैन यूज प्रोबेबिलिटी चांस इंस्टेड ऑफ ट्रू एंड फॉल्स. देखो, एक होता है कि जैसे हमें पता नहीं होता है, जैसे अनसर्टिनिटी मतलब होता है जैसे कोई चीज़ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. वेदर जैसे आज बारिश होगी कि नहीं होगी हमें नहीं मालूम, तो हम इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमें नहीं मालूम या फिर ट्रू एंड फॉल्स सेइंग हाँ नहीं पता नहीं, तो ऐसा कहने के बजाय हम एक प्रोबेबिलिटी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं. इसको अनसर्टिनिटी को जो ओवरकम करते हैं, लाइक आउटकम्स जो है अनसर्टिनिटी को देता है, मतलब ओवरकम करता है ट्रू एंड फॉल्स आंसर्स देने को. ऐसे मतलब जैसे जो नॉट सर्टन, जिसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी रेन का ही दे दिया है, विल इट रेन टुडे. तो यहाँ पर जैसे इज़ अ पेशेंट सिक सो विल अ स्टूडेंट पास. तो अब पास होना, अब हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि स्टूडेंट पास होगा. अब वो मेहनत करेगा तो ही पास होगा. तो अब बेस्ड ऑन द कंडीशन कि वो मेहनत, उस इंसान की मेहनत देखेंगे कि वो कितनी मेहनत करे एग्ज़ाम में पास होने के लिए. तो अगर उसने मेहनत जो है बहुत अच्छी की होगी, मतलब कि 80 जो परसेंट बोल रही है, 80% मैंने जो परसेंट बोल रही है यहाँ पर, ये भी प्रोबेबिलिटी हुआ. एंड मैं बोलूँ कि 80% उसने अच्छे से पढ़ाई करी है, तो मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होगी कि हाँ 80% इसकी प्रोबेबिलिटी पास होने की. अब पेशेंट इज सिक, अब उसकी तो कंडीशन को हम एग्जामिन करेंगे, डायग्नोस करेंगे उसकी डिजीज़ को, उसके जो सिम्टम्स हैं उसको डायग्नोस करने के बाद हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे ना कि उसको एक्चुअल में वो है, उसको डिजीज़ है कि नहीं, या फिर उसकी कंडीशन को देख के बता पाएंगे. तो अब जो प्रोबेबिलिटी जैसे इसकी 20% चांस है इसको कोई ये पेशेंट सिक है, मतलब 20, मतलब क्योंकि वो ऐसा ऐसा लग ही नहीं रहा उसके मूवमेंट से या फिर उसकी बॉडी के अंदर ऐसा डायग्नोस करके कि वो जो है, मतलब जो प्रिडिक्शन, जो अनसर्टिनिटी जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे आज रेन होगी तो शायद 70 to 80% होगा प्रोबेबिलिटी. तो ऐसा, तो AI यूजेस प्रोबेबिलिटी वैल्यूज. ठीक है, तो बिटवीन 0 and 1 जो है ये अनसर्टिनिटी को रिप्रेजेंट करता है. जैसे इसमें एग्जांपल दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन 0.7 मतलब 70%. चांसेस विल इट रेन, मतलब 70% चांसेस है कि हाँ बारिश हो सकती है. अब बाकी जो श्योरिटी नहीं है ना, बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स की जब बजाय यहाँ पर एक श्योरिटी दे रही है कि हाँ 70% चांसेस हैं. ऐसा वही प्रोबेबिलिटी रीजनिंग इज नीडेड इन एआई, बिकॉज देखो रियल लाइफ जो है, रियल वर्ल्ड जो डेटा है वो इनकम्प्लीट होता है. इसकी वजह से जो सेंसर्स है वो नॉइजी डेटा तो देते हैं जो कि इम्परफेक्ट होता है कि प्रेडिक्ट करना कोई चीज़. ह्यूमन जो डिसीजन होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं. कोई भी डिसीजन मतलब लिया नहीं जा सकता, मतलब कोई कंडीशन होगी उसके ऊपर ही देख के हम एग्जामिन कर सकते हैं. तो हम ऐसे एक्यूरेट तो नहीं बता सकते, इसलिए हमें इस सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी. अब जैसे बारिश होगी ना होगी तो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि क्लाउड फॉर्मेशन होगा कि नहीं, कंडेंसेशन होगा कि नहीं, प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं, ऐसा. तो बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशंस उसके बाद हम लाइक वो प्रेडिक्ट करते हैं. ठीक है, क्योंकि अनसर्टेन है, हम कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट विल रेन और इट विल नॉट रेन, बारिश होगी कि नहीं होगी, हम ये कह सकते हैं कि लाइक 70% चांसेस है कि रेन होगी. तो देयर आर 70% ऑफ चांसेस ऑफ रेन. ठीक है, एडवांटेजेस क्या है कि देखो हैंडल्स अनसर्टेनिटी. ठीक है, तो ये क्लोजर टू ह्यूमन रियल वेल ह्यूमन थिंकिंग, मतलब देखो ह्यूमन की तरह थिंक करना हुआ, बिकॉज देखो आज ज़्यादा लोग यही प्रोबेबिलिटी ही यूज़ करते हैं वाइल स्पीकिंग. देखो इन सब चीज़ों में तो प्रोबेबिलिटी ही यूज़ होता है. तो देखो ये ह्यूमन की तरह सोचना हुआ, ऑल्सो ये अनसर्टेनिटी को हैंडल भी कर सकते हैं. इसके लिमिटेशन ये हुआ कि इसको प्रोबेबिलिटी के डेटा चाहिए होता है, इसको जो कैलकुलेशन है थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है. ठीक है, बेस थ्योरम, तो बेस थ्योरम क्या होता है, मैं प्रोबेबिलिटी में ही पढ़ा होगा बट यहाँ पर हम फिर से पढ़ेंगे. थोड़ा बेसिक बताऊंगी. प्रूफ कैसे करते हैं वो सब मैंने उसमें बताया था, यहाँ पर तो कोई प्रूफ नहीं आएगा इसका. चलिए, प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ पर होता है कि जब आपके पास कोई चीज़ प्रोबेबिलिटी, जैसे अभी आपको पता चला कि 70% रेन होगी, ठीक है, इसके चांसेस हैं. बट अगर आपके पास न्यू डेटा मिला कि अभी अगर आपने एग्जामिन किया, एनालाइज किया कि नहीं अब तो 90% चांस हो गए, तो अब ये न्यू एविडेंस आ गया, मतलब एक नया सबूत आ गया कि हाँ. तो इसी को हम बेस थ्योरम कहते हैं, जिसके अंदर हम अपडेट कर सकते हैं जो भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द न्यू एविडेंस. मतलब जैसे अभी तक हमारे पास ये था, डेटा था 70% प्रोबेबिलिटी है ब्रेन आने की, बट हमारे पास न्यू एविडेंस आ गया है. अब हम अपडेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी को विद यूजिंग बेस थ्योरम. तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अब ये बहुत हेल्प करता है हमको. ठीक है, अब बेस थ्योरम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, /b, इसको हम फाइंड आउट करते हैं. ठीक है,
तो इसका फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, जो कि मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A और फिर डिवाइड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, इसको हम इजीली समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है, जो इवेंट हो चुका है, इवेंट्स मतलब जैसे 70% जो है बारिश होगी, ये हमारी प्रोबेबिलिटी थी, तो ये एक इवेंट हो गया। इसी तरह एक और B इवेंट था जो कि प्रोबेबिलिटी कह रहा था कि 60% चांस है, तो ये ऑलरेडी इवेंट हो चुके हैं, अभी एविडेंस नहीं मिला। तो जो एविडेंस हमें ढूंढना है, मतलब कि हमें हमारी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, एविडेंस जो नहीं मिलेंगे, नए एविडेंस मिलेंगे बेस्ड ऑन दैट, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जो हमें ढूंढना है वो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B है वो गिव्स A, और जो यहाँ पर हुआ है मतलब कि प्रोबेबिलिटी उसको डिवाइड करो A से, तो वो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पर डिजीज़, जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि डिजीज़ प्रोबेबिलिटी जो है 1%। अब अगर टेस्ट एक्यूरेट हुआ, मतलब एक्यूरेट सच में हुआ, तो 90% हो जाएगा। अभी तक तो डिजीज़ की प्रोबेबिलिटी 1% थी, बट अगर हो जाएगा तो हम अपडेट कर देंगे यूजिंग प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम। सॉरी, इफ अ पर्सन टेस्ट पॉजिटिव, बेस थ्योरम्स हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पर बेस थ्योरम से हेल्प करेगा, यहाँ पर एक्चुअल प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी कि ऑफ द पर्सन हैविंग अ डिजीज़ और नॉट। So this is widely used in medical diagnosis, spam detection and also machine learning. ठीक है, बेस थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अपडेट कर देता है, रिड्यूस अनसर्टेनिटी और AI डिसीजन को हेल्प करता है स्मार्ट बनाने में। ठीक है, सेमेंटिक सेमेंटिक नेटवर्क। सो सेमेंटिक नेटवर्क्स एक जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं, जो ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो इसमें नोड्स होते हैं, इसमें लिंक्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने अगर ग्राफ देखा होगा तो उसमें नोड्स होते हैं जो कि लिंक करते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं वो लिंक होते हैं। ठीक है, नोड्स मतलब जो रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, अगर एक कार है तो बेसिकली उसके जो नोड्स होंगे वो क्या होंगे कि वो उसका कलर क्या है, उसके कितने व्हील्स हैं। ठीक है, तो अब वो जो लिंक्स हैं मतलब वो कितने अमाउंट है, वो आपका रिप्रेजेंट करेगा रिलेशनशिप, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं नोड्स। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल यहाँ पर ये बर्ड एक नोड है, यहाँ पर एनिमल भी एक नोड है, तो अब यहाँ पर लिंक क्या हुआ कि दोनों, एक बर्ड इज एनिमल। ठीक है, सिंपल है स्टार्ट। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, इसमें द इज़ अ रिलेशनशिप, हैज़ अ रिलेशनशिप। अगर आपने याद होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हैज़ अ रिलेशनशिप पढ़ते हैं हम ड्यूरिंग, एक वो टर्म था आई थिंक वाइटल रिलेशनशिप, वाइटल जो फंक्शन होता है उसमें यूज़ होता है, और डायनेमिक और सब में तो हैज़ अ रिलेशनशिप यूज़ होता है, राइट। तो पार्ट ऑफ कंपोजिशन, तो ये सारे रिलेशनशिप यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, इसका जो वर्चुअल मतलब जो आंखों से देख सकते हैं वो रिप्रेजेंटेशन बहुत ईजी होता है समझने को। ये नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स लॉजिक, जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो तो उनके लिए ज़्यादा मतलब सूटेबल नहीं है। नॉट स्टैंडर्ड मीनिंग, मतलब जो कोई इनका स्टैंडर्ड मीनिंग नहीं है, मतलब जैसे बेसिक लिंक्स को तो ये ड्रॉ कर सकते हैं, बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ होगी तो उसके लिए लिंक अप सही नहीं है। देखो स्क्रिप्ट, स्कीमास एंड फ्रेम्स, तो अगर आप यहाँ पर देखो ये एक स्ट्रक्चर वे है जो उसको नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्क्रिप्ट मतलब जैसे अगर आप एग्जांपल लो यहाँ पर होटल का। ठीक है, तो पहले मैं स्क्रिप्ट के बारे में बताती हूँ। रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ कॉमन सिचुएशन। देखो कॉमनली जो प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि अब क्या होगा, जैसे अगर आप रेस्टोरेंट में बैठते हो तो सबसे पहले आप रेस्टोरेंट एंटर करोगे। ठीक है, तो सबका बेसिक है, अगर रेस्टोरेंट में जाओगे तो सबसे पहले एंटर करोगे, तो ये तो चलो फिक्स है। ठीक है, सिचुएशन फिक्स है, वहाँ पर जाकर बैठोगे, फिर आप अपना ऑर्डर प्लेस करोगे, फिर खाओगे, बिल पे करोगे, लीव करोगे ना। तो ये सारी सिचुएशन जो है ये सब हर इंसान करेगा, हर इंसान हर रेस्टोरेंट में एंटर करेगा, वहाँ बैठेगा, ऑर्डर देगा, खाएगा, बिल पे करेगा, लीव करेगा। अब इसमें कोई नया तो चीज़ है नहीं कि जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो ये हमें स्क्रिप्ट है, मतलब ये एक स्क्रिप्ट की तरह काम कर रहा है। अब सपोज स्कूल जाएंगे। ठीक है, स्कूल में एंटर होगा, हर बच्चा स्कूल से एंटर होगा। ठीक है, स्कूल में एंटर होगा, सुबह उठेगा, सबसे पहले तो उठेगा, तो ऑब्वियसली स्कूल जाना है तो उठना ही पड़ेगा, तो स्कूल जाएगा, उठेगा, फिर सबसे पहले जो है स्कूल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अंदर जाएगा, बैठ के पढ़ाई करेगा, उसके बाद लंच ब्रेक करेगा। तो ये सारी चीज़ें फिक्स हैं। अगर देखा जाए तो सुबह उठ के हम सब ब्रश करते हैं, तो ये भी एक फ़िक्स अमाउंट है, मतलब इसमें कोई प्रिडिक्शन तो नहीं है ना कि हाँ ये लोग ब्रश नहीं करते, जो भी। ठीक है, तो व्हाट इज़ स्क्रिप्ट यूज़, मैं वाई स्क्रिप्ट यूज़ फॉर, तो देखो एक अंडरस्टैंड स्टोरी, मतलब देखो इससे स्टोरी समझ में आ रही है ना कि हर कोई इंसान आएगा, एंटर करेगा रेस्टोरेंट में, वो वहाँ बैठेगा, ऑर्डर देगा और अपना बिल पेमेंट खाएगा, उसके बाद बिल पेमेंट करके चले जाएगा, राइट। तो इससे हमें प्रिडिक्ट करने में, मतलब उसके एक्शन को प्रिडिक्ट करने में आसानी होगी। ओके, जैसे अभी सपोज वो ऑर्डर जो आपके जो कस्टमर है वो अभी खाना खा रहे थे, अब आपको पता है उसके बाद वाला एक्शन आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो बिल पे करके चले जाएगा, सिंपल एज दैट। लिमिटेशन, ये देखो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, जैसे आप सपोज रेस्टोरेंट बंद हुआ, इसको ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसके लिए तो स्क्रिप्ट का मतलब तो यही था कि उसको आना है, बैठना है, ऑर्डर देना है, खाना और चले जाना है। बट यहाँ पर वो प्रिडिक्ट, अगर रेस्टोरेंट बंद हुआ तो, और अगर रेस्टोरेंट जो है कहीं और शिफ्ट हो गया तो ये तो अनएक्सपेक्टेड हो गया, मतलब ये तो चीज़ हमें तो पता ही नहीं था इसका सोल्यूशन क्या होगा।
तो इसका ये लिमिटेशन है, ठीक है। तो स्कीमास क्या होता है, अगर स्कीमास को मैं जनरल में बताऊँ, मतलब इसी रिप्रेजेंटेशन होता है नॉलेज का कि ऑफ कॉन्सेप्ट। जैसे अगर सपोज मीनिंगफुल वे में इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, सपोज एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे रिटन डेटास होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसका नेम लिखेंगे, उसका रोल नंबर लिखेंगे, उसका एज लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, देखो यहाँ पर वही इसका डिपार्टमेंट, ठीक है, मतलब वही ब्रांच, ये सब तो सब। तो ये देखो ये ऑर्गेनाइज होता है, ये हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अब फ्रेम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेम्स मतलब होता है इट इज़ अ स्ट्रक्चर डेटा, डेटा स्ट्रक्चर। देखो ये डेटा स्ट्रक्चर है यूज टू रिप्रेजेंट। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है, वर्ड है स्टीरियोटिपिकल सिचुएशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं आई लेट यू एक्सप्लेन इन द सिंपल वर्ड्स। इसका मतलब ये होता है बेसिकली ऐसी सिचुएशन जिसके जब फेमिलियर हो, मतलब जैसे अभी मैंने रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल लिया, जिस मतलब ऐसी सिचुएशन जो बार बार अकर होंगी। लाइक आप रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पर आप बैठोगे, ऑब्वियसली यू विल जस्ट ऑर्डर समथिंग एंड देन वहाँ से उठ के आप चले जाओगे बिल पे करके, राइट। तो ये एक रिपीटिशन मतलब सीक्वेंस है या फिर स्क्रिप्ट है जो कि हर इंसान फॉलो करेगा व्हेन एवर द पर्सन इज एंटरिंग द रेस्टोरेंट। ऑल्सो इन स्कूल वहाँ पर जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, लंच करेंगे, मस्ती करेंगे, वापस आ जाएंगे, तो सबका काम यही है। अब और यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो बेसिकली ये डेटा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर यूज़ होता है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक्शन रिपीट होते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर स्लॉट्स होते हैं, ठीक है, जो एट्रीब्यूट्स देते हैं और वैल्यूज़। देखो जैसे मैंने अभी ग्राफ में बताया था, मैंने आपको बताया था नोड्स और लिंक्स। बेसिकली नोड्स जो है वो बता रहे थे, लाइक यहाँ पर कितना कनेक्ट हो रहा है, लिंकेज बता रहे थे। यहाँ पर स्लॉट्स होते हैं, यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सपोज यहाँ पर कलर रेड जो वो होता है, व्हील जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, ठीक है। तो वैल्यूज़ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, मतलब कितने हैं व्हील्स, कितने हैं, रेड कलर कितना कौन सा है, रेड है, ब्लू है, पर्पल है, वॉयलेट, इंडिगो, ओके व्हाटएवर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल ले लिया कि हमने एक कार फ्रेम लिया है जिसके अंदर स्लॉट हमने बता दिया, उसको कार जो है वो कार का कलर जैसे रेड है, ठीक है, उसके अंदर व्हील्स 4 है, वो फ्यूल जो है वो डीजल से नहीं पेट्रोल से चलता है, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ फ्रेम मतलब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, इसमें इनहेरिटेंस मतलब चाइल्ड किड्स पेरेंट्स प्रॉपर्टीज़, वही जो हम हेरिटेंस पे पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इवन इन पाइथन मैं भी कोर्स में आएगा, मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो एडवांटेजेस ये हैं कि मतलब बेसिकली मैं थोड़ा समझा देती हूँ। देखो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मतलब कि यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होंगी, जैसे सपोज एक 4 व्हीलर, ऑब्वियसली उसके 4 व्हील्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर इनहेरिटेंस का यूज़ होता है, मतलब सपोज़ अगर एक वो है क्या बोलते हैं कार, मतलब ऑब्वियसली हर कार जो है वो स्टार्ट होगी, हर कार जो है वो स्टॉप होगी, हर कार में एक क्लच होगा, हर कार में एक गियर होगा, हर कार। तो ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब अगर एक हम पेरेंट क्लास बनाए हैं उसके अंदर ये सारी फीचर्स भर दें, तो अब जो भी नया कार बनेगा, सपोज़ टोयोटा ब्रांड का कार बनेगा, तो अब वो भी ये सारी चीज़ें इनहेरिट करेगा ना फ्रॉम द पेरेंट क्लास, बिकॉज वो बार बार तो ये नहीं लिखने बैठेगा कि हाँ मेरी भी कार स्टार्ट होगी, ऑब्वियसली कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब ये अपनी मन मर्जी से एडजस्ट किया जा सकते हैं, एंड सिमिलर टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसे ही इनहेरिटेंस यूज़ होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोज अगर एक एनिमल है, ठीक है, एनिमल क्लास है। अब अगर जैसे बताएं तो एनिमल एक पेरेंट हुआ, ठीक है, उसके अंदर अब उसके चाइल्ड भी हो सकते हैं, अब जो बर्ड हो, बहुत सारे इस अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होंगी। यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, मेरे पेरेंट्स वो मेरे पेरेंट हैं, ठीक है, वो पेरेंट क्लास हो गई, अब मैं उनका चाइल्ड हूँ, तो मैं उन्हीं से उनकी प्रॉपर्टीज़ और उन्हीं के एट्रीब्यूट्स, मतलब कि उनके जो दिए हुए उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ थी वो मेरे में भी इनहेरिट होंगी और मेरी खुद की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, वही ना। तो मतलब जो प्रॉपर्टी उनसे तो मैंने इनहेरिट की हैं, जो मेरे पेरेंट क्लास है उससे, और मेरी खुद की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, मतलब जैसे मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस, आई मीन मेरे जो फेशियल फीचर्स, और मेरे थोड़ा बात करने का तरीका, या फिर मेरा जो नेचर है थोड़ा बहुत मेरे पेरेंट्स रिजेंबल करेगा। बट उसके अलावा अगर जैसे बात करें, मेरी खुद के फीचर्स भी तो होंगे कुछ, जैसे सपोज़ मेरे पेरेंट्स जो हैं उनमें वो फीचर नहीं है, पर वो मेरे खुद के फीचर्स होंगे कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हार्ट की होंगी, या फिर मैं बहुत ज़्यादा मतलब एरोगेंट रूट टाइप की, तो ये मेरे खुद की फीचर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी, मतलब यहाँ पर होता है इट इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस एंड नॉट वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड्स का मीनिंग बताने के लिए नहीं, सेमिक मतलब जो सेंटेंस का जो मीनिंग है उसको एक्सप्लेन करते हैं, ना कि वर्ड्स को, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड बट हाउ इट इज सेड, मतलब देखो फोकस ऑन व्हाट हैपेंस नॉट हाउ इट इज सेड, मतलब बेसिकली वो उसकी टोन या फिर उसके पिच पे वो नहीं कर रहा है, मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली वो क्या हुआ है उस बात पे बात कर रहा है। जैसे डिफरेंट सेंटेंसेस कैन मीन द सेम थिंग, मतलब जैसे बहुत सारे सेंटेंस, जैसे राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टोन जो कि मैं टेक्निकल कम्युनिकेशन में पढ़ा है, बिल्कुल वैसा ही, बट वहाँ पर राइजिंग एंड फॉलिंग टोन
को नहीं देखेंगे, आप एनोटेशन पर नहीं देख जाएंगे। एनोटेशन मतलब आप किस टोन में आप बात कर रहे हैं, आपकी पिच क्या है, उस पर नहीं जाना है हमें। हमें यहाँ पर जाना है कि सेंटेंस का मतलब क्या है। राम गिव अ बुक टू सीता, मतलब कि राम ने सीता को बुक दी। सीता रिसीव अ बुक फ्रॉम राम, मतलब बात तो एक ही है कि राम ने बुक दी सीता को और सीता ने उसको ले लिया, यही मतलब है दोनों, मतलब बोथ हैव सेम एक्शन। तो इसको बोलते हैं हम कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल प्रिमिटिव्स। ठीक है, तो मतलब बेसिक एक्शंस, मतलब जिनको हम प्रिमिटिव कहते हैं। ठीक है, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन, ठीक है, फिजिकल मूवमेंट, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, इन सबको। ठीक है, रिमूव लैंग्वेज एम्बिग्यूटी। तो एम्बिग्यूटी मतलब होता है जो नॉट क्लियर, मतलब जो कि क्लियर नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, उसको बोलते हैं हम। ठीक है, यूजफुल से नेचुरल लैंग्वेज, और ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है आपको। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और हार्ड टू डिफाइन ऑल प्रिमिटिव, मतलब ये थोड़ा डिफाइन करना मुश्किल हो सकता है कि कौन से एक्शन जो हैं प्रिमिटिव हो सकते हैं, मतलब बेसिक एक्शन। अब कौन सा, अब बेसिक में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अब वो डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो सकता है, तो ऐसा कहना चाह रहे हैं। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रीजनिंग। ठीक है, तो फॉरवर्ड मतलब चेनिंग, फॉरवर्ड चेनिंग भी बोल सकते हैं इसको। तो फॉरवर्ड रीजनिंग स्टार्ट फ्रॉम द नोन फैक्ट्स, मतलब जहाँ से देखो नोन फैक्ट्स से लेके जाएंगे हम रूल्स, अपने रूल्स को अप्लाई करके अपना कंक्लूजन ढूंढेंगे। और बैकवर्ड स्लैशिंग वो होगा बैकवर्ड रीजनिंग, जिसमें आप अपने गोल से लेके अपने स्टार्टिंग एम पे जाएंगे। तो देखो यहाँ पर डेटा देंगे, उसके बाद हम कंक्लूजन पे निकालेंगे। जैसे इज़ इट रेनिंग, येस। अब यहाँ पर रूल अप्लाई करेंगे कि अगर रेन होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम अपना लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं कि सड़क गीली होगी, सारी चीज़ें गीली होंगी, घर में पानी भर सकता है, फ्लड आ सकता है, तो यहाँ हमारा लॉजिक लगा रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि फ्लड आ सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेन होगी तो फ्लड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो रोड है वो गीले हो जाएंगे, ठीक है, या फिर ग्राउंड जो है वो गीला हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपर्ट सिस्टम, तो कोई एक्सपर्ट सिस्टम यूज़ होता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग में यूज़ होता है। ठीक है, बैकवर्ड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, स्टार्ट फ्रॉम अ गोल एंड वर्क्स बैकवर्ड टू द फाइनल फैक्ट, मतलब कि आपके गोल से स्टार्ट करेगा एंड आपके जो ओरिजिनल आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वो, जैसे आर रोड वेट्स, तो आप अगर अभी इसी को उल्टा कर लो, अभी रोड गीले हैं, हाँ क्या रोड गीले हैं, तो इसका मतलब समझ जाओ हम क्या हुआ होगा, बारिश हुई होगी, तो डिड इट रेन, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हाँ हमारा गोल क्या था, रोड गीले होना। अब यहाँ पे उल्टा कर लिया हमने, तो ये डायग्नोस करता है सिस्टम को, और ये गोल बेस्ड सिस्टम होता है। ठीक है, हम थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम फैक्ट, ठीक है, जो फॉरवर्ड है जो फैक्ट से स्टार्ट करता है, जो कि अब इनिशियल पॉइंट होता है। ये जो बैकवर्ड होता है वो सबसे उल्टा, मतलब समझ लो गोल से स्टार्ट होता है, इसका डायरेक्शन होता है वो डेटा ड्राइव होता है, ड्रिवन, और ये गोल ड्रिवन। ठीक है, यूसेज जो है इसका प्रेडिक्शन और इसका डायग्नोस करने के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, एफिशिएंसी में जनरेट मेनी रिजल्ट्स, हाँ जो फॉरवर्ड वाला है वो बहुत सारे रिजल्ट जनरेट कर सकता है। मतलब देखो अगर रोड गीला हुआ तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि किसी का टैंकर आया हो और टैंकर जो है लीक हो गया हो, या फिर किसी ने पानी डाल दिया हो, तो बट ये फोकस रहता है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। थोड़ा एग्जाम टिप देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब जो होता है अनसर्टेनिटी, मतलब प्रोबेबिलिस्टिक, मतलब रीजनिंग, मतलब अनसर्टेनिटी, मतलब जो कि सर्टेन नहीं है। ठीक है, मतलब सर्टेन इन द सेंस जो कि चीज़ थोड़ा सा जिसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, बेस थ्योरम मतलब जो अपडेट द बिलीफ, जो भी आपने अनसर्टेनिटी थी आपके बारे में, अगर उसका अपडेट मिला हो तो आप उसका अपडेट कर सकते हो। सेमेंटिक नेटवर्क मतलब नोड्स प्लस लिंक्स, मतलब नोड्स होंगे जिनको कनेक्ट करेगा, लिंक करेगा। मतलब सपोज एक नोड है, इससे उसका रिलेशन बनता है, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स का एक नोड है, ठीक है, पेरेंट एक नोड है, चाइल्ड एक नोड है। ठीक है, तो चाइल्ड पेरेंट ग्रैंड पेरेंट से नोड लिंकेज हुआ, पेरेंट का लिंकेज हुआ चाइल्ड से, ऐसा। ठीक है, तो स्क्रिप्ट्स मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जैसे मैंने बताया सीक्वेंस ऑफ द इवेंट, मतलब वही आपका पता है कि आपका इवेंट क्या होगा। सपोज़ अगर आप बैंक में पैसे विड्रॉ करने जाते हो तो सबसे पहले बैंक जाओगे, उसमें जाके एटीएम अपना पिन एंटर करोगे, मतलब कार्ड इंसर्ट करोगे, उसके बाद अपना पिन एंटर करोगे एंड देन आप अपने पैसे जो है विड्रॉ कर लोगे। ठीक है, तो ये क्विक सीक्वेंस है। फ्रेम मतलब स्लॉट एंड वैल्यूज़, मतलब सपोज अगर आपकी कार है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक कलर होगा, उसका एक ब्रांड होगा, मतलब ब्रांड तो चलो डिफरेंट हो सकता है बट उसका कलर होगा, उसके जो फीचर्स है बेसिकली, हाँ ब्रांड भी इंक्लूड हो जाएगा। एंड वो क्या 4 व्हीलर है, डीजल है या पेट्रोल है, ठीक है, और वो सेल्फ स्टार्ट वाली गाड़ी है, ऑटोमेटिक है, ये सब उसके फीचर्स होंगे। वैल्यूज़ मतलब वही मैंने बताया, जैसे 4 है वो डीजल पेट्रोल जो भी। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी मतलब मीनिंग बेस, मतलब जैसे सेंटेंस किस तरह से कहा गया है वो नहीं डिपेंड करता, वो उसका मीनिंग क्या है, वो कि सीता ने बुक लेके आई राम से, सीता को बुक मिल गई राम से, बेसिक एक ही थिंग है। ठीक है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मतलब फैक्ट्स पे जो बात करता है वो गोल्स पे बात करता है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। पूरा यूनिट 3 कंप्लीट हो गया है।